नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने केसी त्यागी के साथ साथ चिराग पासवान का भी मुंह बंद करने का प्रयास किया। आपको यह बेहतर पता है कि केसी त्यागी को मुख्य प्रवक्ता पद से जाना क्यों पड़ा, और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि चिराग पासवान से मुलाकात कल अमित शाह की होती है और उसके बाद चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अटूट रिश्ते की दुहाई देने लगते हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह की मुलाकात पशुपतिनाथ पारस से भी होती है और यह बात बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा कि बीजेपी चिराग पासवान को मैसेज दे रही थी कि अगर आप एनडीए के नियम के तहत नहीं चले तो हमारे पास प्लान बी भी है, यानी दलित के नेता के तौर पर हम पशुपतिनाथ पारस को भी तवज्जो दे सकते हैं। और इसलिए पशुपतिनाथ पारस के घर खुद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष गए और उसके बाद पशुपतिनाथ पारस अपने भतीजे प्रिंस राज के साथ अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। यह पूरी घटनाक्रम क्या इशारा करती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि दरअसल क्या हुआ था कि केसी त्यागी को हटाना पड़ा। कहने को भले ही राजनीति में लोग लाख कहें कि वो व्यस्त थे, वो हटना चाह रहे थे, पिछले साल से हटना चाह रहे थे, लेकिन ये सारी घटनाएं क्यों हुई, किसके कहने पर हुई, नीतीश कुमार क्यों नाराज हुए, नीतीश कुमार को फोन क्यों करना पड़ा, संजय झा ने पहले फोन किया, संजय झा ने क्या कुछ कहा, यह सारी बात हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले इसकी चर्चा करते हैं कि आखिरकार अब एनडीए में तारतम्य ठीक रहना चाहिए, सबको एक सुर में बात करना चाहिए, क्योंकि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद ही प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि तमाम पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, खासतौर पर एनडीए के जो घटक दल हैं, उनको एक सुर में बात करना होगा जिससे ये लगे कि एनडीए एकजुट है। इस बारे में हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा डॉक्टर संजय कुमार के पास। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपको यह बता दूं और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, केसी त्यागी क्यों हटाए गए, क्योंकि मुझे वो इनसाइड इंफॉर्मेशन पता है। दरअसल 4 दिन पहले ही, 6 दिन पहले ही केसी त्यागी को प्रधान प्रवक्ता, कार्यकारिणी में सारी जिम्मेदारी सौंपी गई और कुछ ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि केसी त्यागी को रुखसत होना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से केसी त्यागी लगातार कुछ कुछ ऐसा कर रहे थे जो घटक दल के नियम के विरुद्ध, जिस नियम का पालन करना था वो दिखाई पड़ रहा था। केसी त्यागी ने एक लेख लिखा, बिहार में पढ़ा गया, जिसमें राहुल गांधी की राजनीति की उन्होंने खूब सराहना की। ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी। हद तब हो गया जब लेटरल एंट्री, कोटा विद इन कोटा, कोटा विद इन कोटा के मसले पर तो हमेशा से जेडीयू अपनी पीठ थपथपाती रही और इजराइल को समर्थन नहीं देने को लेकर के केसी त्यागी ने बाकायदा विपक्ष के पेपर पे साइन तक कर दिया और अपना स्टैंड, जेडीयू का स्टैंड बता दिया। पहले संजय झा ने केसी त्यागी को फोन किया कि अब आप हट जाइए, तो केसी त्यागी ने कहा कि वो नीतीश जी से बात कर लेंगे। 2 दिन बीत गए, नीतीश जी के पास केसी त्यागी का फोन नहीं आया और नीतीश जी ने खुद फोन करके कहा कि आप ये पद छोड़ दीजिए। ये मैं ऑथेंटिक खबर दे रहा हूं आपको। सवाल ये उठता है कि केसी त्यागी ये लाइन ले रहे थे तो क्यों ले रहे थे, और जब ये लाइन ले रहे थे तो जेडीयू ने उनको किनारा कर दिया। अगर हम बात करें
चिराग पासवान भी बहुत अलग लाइन ले रहे थे। कल अमित शाह से मुलाकात हुई है, उसके बाद अपने अटूट रिश्ते की दुहाई दे रहे। क्या डॉक्टर संजय कुमार आपको लग रहा है कि जो लोग एनडीए का जो लाइन है उससे अलग जाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी बर्दाश्त करेगी क्या? और आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए केसी त्यागी को हटना पड़ा, चिराग पासवान को माइल्ड होना पड़ा, और नहीं तो चिराग पासवान को बता दिया गया कि आप ये मत समझिए कि आप इंडिस्पेंसेबल हैं, आपके चाचा भी पशुपतिनाथ पारस हैं, हम उनको भी तवज्जो दे सकते हैं। और उनसे मुलाकात अमित शाह की हुई भी थी। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप जो सच्चाई है उसको बयां कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों को भी एक मैसेज तो कर ही दे रही है ना कि हम अपने इश्यूज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपकी सहमति असहमति का एक दायरा तक तो हम स्वागत करेंगे या चुप रहेंगे, लेकिन जब आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कीजिएगा तो फिर हम निर्णय लेने की स्थिति में। और जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएगी, एजेंडे पर आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक शायद पार्टी की वजूद पर भी संकट हो जाएगा। केसी त्यागी इतना मुखर होकर के बोल रहे थे, लगा कि अब हम कुछ भी बोल देंगे और गठबंधन में, चूंकि हम उनके कंफर्टेबल गठबंधन के साथी हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं चलेगी। कहा तो जाता है कि अमित शाह जी और संजय झा के बीच में भी बात हुई, और अमित शाह जी ने भी कहा कि भाई कौन आदमी को आप रखे हुए हैं जो हमारे हर स्टैंड के खिलाफ में खड़ा हो जा रहा है? क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है? और अगर पार्टी का स्टैंड नहीं है तो फिर इस आदमी को हटाइए। और उनको हटाया गया। अग्निवीर से इन्होंने शुरू किया था, जिस तरह से मुखर होकर के विरोध कर रहे थे, फिर इन्होंने लेटरल एंट्री पर जिस तरह से मुखर होकर के विरोध कर दिया, सब कैटेगराइजेशन पर इन्होंने अपने लाइन ले लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये विपक्ष की लाइन, और इसीलिए तो आप देखे होंगे कि कांग्रेस भी इनको स्वागत करने के लिए तैयार है। आज तेजस्वी यादव जी ने ऑफर दिया कि आप आइए मेरे साथ। भाई अगर आप गठबंधन में है तो गठबंधन का एक धर्म है। अगर इतना ही आपका सेकुलर स्टैंड है, इतना ही आप पॉलिसी मेकिंग में आप ही तय करेंगे चीजों को, और उस पर भारतीय जनता पार्टी बड़े दल होने के बाद भी आपकी बात को सुनेगी, तो फिर ठीक है, गठबंधन में आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब गठबंधन में है तो इसीलिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। क्रीमी लेयर पर तो बोल गई बीजेपी, लेकिन सब कैटेगरी पर बीजेपी नहीं बोली, और लेटरल एंट्री नहीं हो रही है। ठीक है, उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन है, रिजर्वेशन की बात आप कीजिए। और ठीक आपने कहा कि अंत में तो जो वो चिट्ठी थी, वो चिट्ठी भी सार्वजनिक हो गई, जिसमें किस तरह से इजरायल को नहीं मदद करने की बात में केसी त्यागी जी का सिग्नेचर उस पर है। तो केसी त्यागी जी को लगा कि हर स्टैंड के साथ पार्टी खड़ी हो जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि संजय झा को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि वो दोनों के बीच में सेतु का काम करे। बीजेपी क्या चाहती है और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से अवगत रहे। और जहां तक चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की तो भाषा ही बदल गई। वो सारे स्टैंड पर खिलाफ थे। वो वक्फ बोर्ड का जमीन का मामला हो, जातीय जनगणना का, सब कैटेगराइजेशन का सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट हो, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, भारत बंद का मामला हो, चिराग पासवान तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे विपक्ष के सुर में सुर मिला करके वो एनडीए गठबंधन में भी होते हुए वो अपनी राह अलग कर लिए थे। मैंने तो पहले भी कहा था कि गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में अजीत पवार और चिराग पासवान दो ही लोग थे जिन्होंने कास्ट सेंसस की वकालत मजबूती से की, जबकि बीजेपी का जो स्टैंड है वो साफ है। वो तो चूंकि हिंदू वोटों का कहीं से भी खराब नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है कि हिंदू जातियों में बटे और जाति में बट कर करके और वोटों का भी खराब हो, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का वही आधार ही है सत्ता में रहने का या सत्ता में जगह बनाने की। तो क्षेत्रीय पार्टियां के साथ अब
राहुल गांधी जी सुर मिलाने लगे और चिराग भी उनके साथ सुर मिलाने लगे, तब जाकर के बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस होता है वो शुरू हुआ। दिलीप जायसवाल को पारस जी के यहाँ भेजना, पारस जी से फिर और प्रिंस पासवान से अमित शाह की मुलाकात, बात, फिर पारस जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नहीं 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 नहीं, हमें तो कहा गया है कि आप धैर्य रखिए और चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम आपके सम्मान का, आपका पूरा ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी ठीक है गठबंधन के साथियों को तरजीह देगी, लेकिन एक स्तर तक, एक हद तक है। और वो लेवल, वो लक्ष्मण रेखा जब पार्टियां पार करेंगी तो बीजेपी अब उसको, जिस तरह से दोनों लोगों को, केसी त्यागी जी को हटवाया गया और चिराग पासवान को बैकफुट पर लाया गया, अब उनको प्रधानमंत्री अच्छे लगने लगे कि जब तक चिराग नहीं, पासवान वो ये एकदम एकदम आप ठीक बात कह रहे हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी देश की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं और बीजेपी की राजनीति को बखूबी समझते हैं। मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा अनुपम जी, क्योंकि बीच में यह बात उठने लगी कि अब बीजेपी को समझ में आने लगा है कि गठबंधन के तहत कैसे दबाव की राजनीति करनी पड़ती है। जो प्रधानमंत्री मोदी पहले कभी देखे नहीं हैं, अब उनको देखना पड़ रहा है, क्योंकि चिराग के सुर अलग निकल रहे थे, अजीत पवार कुछ और बोल रहे थे, जातीय जनगणना पर चिराग पासवान कुछ और बोलने लगे थे, और जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी में भेज दिया गया, उसके बाद तो यह कहा जाने लगा कि देख लीजिए अब यही मोदी हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, देखिए इनका स्टैंड क्या है। और खास तौर पर जब कोटा विद इन कोटा को लेकर के जिस तरह का बयान देना पड़ा बीजेपी को, उसके बाद तो कहा जाने लगा कि देख लीजिए बीजेपी कैसे अब डिफेंसिव होकर के शासन कर रही है। अनुपम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रिंसिपल्स, जिस तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे शुरू में कि वो अपने सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं करेंगे, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट करेंगे और वो पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों की वजह से प्रधानमंत्री को झुकना पड़ रहा है, सरकार को झुकना पड़ रहा है, सरकार चलाना अब उतना आसान नहीं है? जो टफ स्टैंड लेते थे अब टफ स्टैंड लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, या आप ये मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी लेकिन ये लोग राजनीति करना इस तरीके से जानते हैं कि जो दिक्कत पैदा करेंगे उन्हें या तो ठीक कर देंगे या उनका विकल्प ढूंढ लेंगे? देखिए, पहली बात तो जो बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये क्लियर नहीं हो पाया कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है। मोहन भागवत के आने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है। ये तो अपने आप में एक बड़ा डिबेट है। रही बात केसी त्यागी और चिराग पासवान की, तो इसमें दो राय नहीं है कि भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जैसे अभी आप कह रहे थे, और जब आप एक गठबंधन में हैं तो एक लिमिट के बाहर जाके आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, फिर आपको सही लगे गलत लगे जो भी हो। लेकिन दो बातें जो मुझे समझ में आती हैं, पहली बात तो ये कि केसी त्यागी जब राहुल गांधी को पिछड़ों का चैंपियन बताते हैं तो सवाल ये है कि फिर वो एनडीए में कर भी क्या रहे हैं। एक ये तो सवाल केसी त्यागी को अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर पिछड़े और पिछड़ों के और सामाजिक बदलाव के और सामाजिक न्याय के चैंपियन राहुल गांधी हैं, तो व्हाट इज केसी त्यागी डूइंग इन एनडीए? उन्हें होना ही नहीं चाहिए इसमें। दूसरी बात, जहां तक जब विदेश नीति की बात आती है तो वो ममता बनर्जी जिन्होंने आज तक मोदी का शायद दिन और रात भी कहने पे विरोध किया हो, मोदी दिन कह दे तो ममता रात कह देती है। जब बांग्लादेश का मुद्दा आया तो ममता ने 10 साल में पहली बार बयान दिया कि शादी एक इंटरनेशनल मुद्दा है, इस पर हम केंद्र सरकार के साथ है, जो भी फैसला वो करेंगे हम उनके साथ होंगे। ममता को ये बयान देना पड़ा। हालांकि आप देखिए, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य इफेक्ट होता है तो पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की राजनीति से अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य छूता है तो पश्चिम बंगाल। लेकिन ममता बनर्जी जिन्होंने आज तक पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की एक भी बात पे सहमति प्रदान नहीं की,
उन्होंने कहा कि साहब बांग्लादेश के मुद्दे पे जो कुछ मोदी सरकार करेगी हम उनके साथ खड़े हैं, ये एक इंटरनेशनल इशू है। पर केसी त्यागी बाकायदा भोज ही नहीं करते और एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते हैं जिसमें वो सीधे सीधे केंद्रीय नीति को एकदम धता बता देते हैं। वो एकदम इजराइल के मुद्दे पे भारत सरकार की नीति की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ऐसे वो सभी चीजें बोल रहे हैं। इनफैक्ट जब मैंने देखा था उनको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था SC ST जो उप वर्गीकरण पे, जो क्लासिफिकेशन पे ऑर्डर आया था, उसमें तो केसी त्यागी का बयान मुझको नीतीश कुमार के ही खिलाफ लग रहा था। क्योंकि SC ST का जो उप वर्गीकरण है, अगर किसी ने सफलतापूर्वक किया है अदालत के आदेश के पहले, तो 17 साल पहले नीतीश कुमार ने किया था, दलितों महादलित बनाकर। और पंजाब में भी किया था ज्ञानी जैल सिंह ने 1975 में। लेकिन सबसे सफलतापूर्वक तो नीतीश का ही एक, जिसे कहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट रहा। आपको, लेकिन आपने उस पे भी अपनी टंगड़ी लगा दी। आपको वक्फ बिल पे भी दिक्कत थी, आपको अग्निवीर पे भी दिक्कत है, आपको इजराइल पॉलिसी पे भी दिक्कत है, आपको तो मेरा मतलब है कि आप जाति जनगणना पे आप राहुल गांधी को चैंपियन बता रहे हैं। तो एक सवाल तो केसी त्यागी से ये होना चाहिए कि साहब आप कर क्या रहे एनडीए में। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है पंकज जी। सवाल ये है कि केसी त्यागी के इतने ढेर सारे बयानों के बीच में क्या जनता दल यूनाइटेड ने एक भी बार इस तरह का कोई बयान जारी किया कि ये केसी त्यागी की निजी राय है और पार्टी की राय नहीं है, जैसा कि अमूमन ऐसे मौकों पर पार्टियां करती हैं? क्या एक बार भी पार्टी के किसी भी नेता ने केसी त्यागी का खंडन, तो बहुत दूर की बात है, उनकी राय को उनकी निजी राय बताया या पार्टी से उनकी राय से दूरी बनाने का प्रयास किया? क्या एक भी बार? तो ये क्या दिखाता है? एक तो भाई हमारे यहाँ तो मौन को भी स्वीकृति का लक्षण माना गया है ना। तो अगर ऐसे में केसी त्यागी लगातार इस तरह के बयानवीर बने हुए हैं और नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, उनके सारी पार्टी के बड़े बिगविग्स, बड़े नेता किसी भी मुद्दे पे केसी त्यागी का ना खंडन करते हैं, ना संशोधन करते हैं, ना टोकते हैं, ना उसको उसकी निजी राय बताते हैं, तो इसे क्या समझा जाए? नीतीश कुमार के बारे में फेमस है कि वो जिस पार्टी में रहते हैं, तो जैसे वो एक भगवान कृष्ण का नहीं था महाभारत में कि एक दल में मैं रहूंगा और एक में मेरी सेना रहेगी। तो नीतीश कुमार एक दल में स्वयं रहते हैं और विपक्ष में उनकी आत्मा बसती रहती है। तो ऐसे करके उनका माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं केसी त्यागी के जरिए वो विपक्ष के भी एक अपना एक कांटा डाले बैठे हुए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति पे अब और क्या ही कहा जाए, सभी लोग जान रहे हैं। माना जा रहा था कि दोनों तरफ वो खेलना चाह रहे हैं, उन्हीं के चलते इतना लंबा मामला चल गया। लेकिन यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी है, वो 303 सीट की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अल्पमत की सरकार है और एनडीए के भरोसे चल रही है। और उसमें जो सबसे बड़े दो पाए हैं वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। ऐसे में अगर इन दोनों में से कोई भी शख्स थोड़ा सा भी हिलता डुलता नजर आया तो जाहिर सी बात है सरकार को दिक्कत होगी। पंकज, सरकार को दिक्कत होगी, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन एक चीज बहुत साफ तौर पर दिखा कि सरकार ने कुछ दिनों तक दिक्कत तो झेला, लेकिन मैसेज बड़ा साफ दे दिया। केसी त्यागी का जाना, चिराग पासवान का स्टैंड चेंज करना, प्रधानमंत्री के साथ अटूट रिश्ते की दुहाई देना। आशुतोष जी क्या बताता है? हमारे साथ अजय कुमार झा भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन ये क्या बताता है? बीच में ये सारी बातें शुरू हो गई कि बीजेपी को अब दबाव की राजनीति करनी पड़ेगी, बीजेपी को अब झुकना पड़ेगा, बीजेपी को ये करना पड़ेगा, बीजेपी को सारी बातें माननी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी अचानक से चिराग पासवान को भी समझा लेती है और जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता की छुट्टी करा देती है, या बीजेपी की नाराजगी की वजह से प्रधान प्रवक्ता की छुट्टी हो जाती है। मेरे पास जो जानकारी है फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत तरह की बातें हो रही। पहले नीतीश कुमार ने यह आपत्ति दर्ज की कि आखिरकार ये बोल क्या रहे हैं। मैं आपको उनके शब्दों में बयां करूं तो वो कहने लगे अपने सिपह सलारों से कि ये क्या अंड बंड बोल रहा है। तो संजय झा का फोन गया, संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका फोन गया केसी त्यागी के पास। केसी त्यागी ने संजय झा से कहा कि ठीक है, हम नीतीश जी से बात कर लेंगे। नीतीश जी के पास केसी त्यागी का फोन नहीं गया।
24 घंटे से 48 घंटे तक जब फोन नहीं गया तो नीतीश जी ने खुद उनको फोन करके कहा कि आप ये पद छोड़ दीजिए। अब समझिए कि जो नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार हों और जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता हों, उनको प्रवक्ता पद से हटने का आदेश डायरेक्ट नीतीश कुमार के तरफ से आया। इसका मतलब साफ है कि जेडीयू जिस स्टैंड पे चलना चाहती थी, केसी त्यागी उससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे और इसीलिए जेडीयू को केसी त्यागी को प्रधान प्रवक्ता से भी हटाना पड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता से भी हटाना पड़ा। आशुतोष कुमार जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि एक दौर था भाजपा का जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस दौर में जिस तरीके से एनडीए का जो कुनबा था और गठबंधन की सरकार चल रही थी, उस दौर की तुलना अगर आप आज के दौर में करेंगे तो भाजपा अब वो भाजपा नहीं रही है कि वो अपने सहयोगी दलों के सामने नतमस्तक रहेगी या घुटने टेक कर रहेगी। भाजपा ने उसी वक्त यह साबित कर दिया कि उसकी क्या रणनीति होगी आने वाले समय में। जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो उसी वक्त आप समझ सकते हैं कि इस बार जो उनके सहयोगी दल हैं वो भाजपा को नचाएंगे या भाजपा अपने सहयोगी दलों को नचाएगी। क्योंकि पिछली दफा जब भाजपा अपने आश्रय उसने पूरा समर्थन जुटा लिया था, 300 से पार का उसका आंकड़ा था, 272 का जादुई आंकड़ा खुद के आश्रय था, तो भाजपा ने आखिर इन्हीं वजहों से अपने सहयोगी दलों को काफी तरजीह नहीं दिया था और नीतीश कुमार ने कहा था कि हमें सांकेतिक जो है हिस्सेदारी नहीं चाहिए और वो सरकार में नहीं शामिल हुए थे। तो भाजपा ये बात बखूबी जानती है कि जब उसके पास संख्या बल कम होगी तो खास तौर से जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनके साथ किसी तरह का तोल मोल करेगी। तो भाजपा उसके लिए जो आप कह रहे हैं आजकल प्लान बी चल रहा है, चाहे वो झारखंड की बात करें या और देश के अन्य राज्यों की बात करें, तो वो प्लान बी पर भी काम करती है और अपने आप को काफी मजबूती से इस स्थिति में भी खड़ी रखे हुए है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रामविलास पासवान जी जीवित थे और उस वक्त कैसे उनकी वजह से भाजपा सत्ता से बाहर गई थी, तो उनके पुत्र की जो राजनीतिक विरासत है इस बार जो उन्होंने अब बयानबाजी की है और जो अपना आप सीधे तौर पर बिहारी भाषा में कहा जाए जो लक्षण दिखाया है, वो निश्चित तौर पे उसी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाते हुए देखे जा रहे हैं। अगर उनकी जमुई की आप बात कर लें तो वहां की जनता में चिराग पासवान को लेकर कोई बहुत क्रेज नहीं है और विकास के रूप में वो नहीं जाने जा रहे हैं, लेकिन सत्ता सुख भोगने की जो उन्होंने अभी विगत कुछ 10 दिनों में जो अपनी रणनीति का खुलासा किया, जब वो फंसते नजर आए, जिस तरह की बातें उठने लगी कि उनके 3 सांसद पाला बदल सकते हैं, तो वो फिर वापस बैकफुट पर आए। और जिस तरीके से भाजपा ने जो तस्वीरें साझा की, जेपी नड्डा जी ने जो तस्वीरें साझा की और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने उनके चाचा के साथ तस्वीरें साझा की, तो चिराग पासवान को लग गया कि अब भाजपा वो भाजपा नहीं है। ठीक उसी तरह मैं ये बात नहीं मान सकता हूं कि केसी त्यागी ने जो बयान दिए होंगे वो निजी आश्रय पर दिए होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की आप राजनीति देख लेंगे जब वो एनडीए नहीं, देखिए आशुतोष जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे साथ अजय झा साहब भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को समझते हैं। मेरे पास ये जानकारी है, केसी त्यागी इन तमाम मुद्दों पर बिना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधे अपनी बात रख रहे थे और इस बात की नाराजगी लगातार बड़े नेताओं में हो रही थी। ठीक है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जेपीसी की बात, वो माइल्ड स्टैंड लिया जेडीयू ने, ये अलग बात है, क्योंकि जेडीयू अपना सेकुलर क्रीडेंशियल खोना नहीं चाहती, जबकि जेडीयू मुगालते में है। लोकसभा में भी 12% से ज्यादा वोट मुसलमानों का जेडीयू को नहीं मिला है, लेकिन जेडीयू ये अपना सेकुलर क्रीडेंशियल रखना चाहती है। ललन सिंह का बयान जो लोकसभा में था उससे थोड़ा अलग स्टैंड बाकी नेताओं का दिखा, इस बात को मैं मान सकता हूं। लेकिन और अन्य मुद्दों पर केसी त्यागी जिस तरीके से बात कर रहे थे, जेडीयू के सेकेंड लाइन के जो लीडरशिप है, जो बड़े नेता हैं, उनमें इस बात को लेकर के जरूर नाराजगी थी कि केसी त्यागी बात किससे कर रहे हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ललन सिंह है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, विजय चौधरी है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। केसी त्यागी अपनी लाइन लेकर के चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जेडीयू का यही लाइन है, और केसी त्यागी के लाइन से लगने लगा कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।
इसीलिए केसी त्यागी को हटाना पड़ा। क्या अजय झा जी आपको यह लगता है कि केसी त्यागी जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन, जो कि ललन सिंह के अध्यक्ष काल में, शरद यादव के अध्यक्ष काल में, नीतीश कुमार के अध्यक्ष काल में हमेशा कोर टीम का हिस्सा रहे, तो आखिरकार वो इस तरह का बयान दे क्यों रहे थे? क्या कोई दूसरी पार्टी में अपने लिए चांस देख रहे हैं या इसमें कोई और आपको राजनीति दिखाई पड़ती है? क्योंकि बीजेपी ने उनको हटवाकर या नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता से हटाकर एक मैसेज तो दे दिया कि जेडीयू बीजेपी को नाराज करना नहीं चाहती, जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर के ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती। बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया है पंकज जी। इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर हम लोग इसे समझने की कोशिश करें। ये बात सच है कि अभी जैसा कि आपने बताया भी कि जो भी उनके बयान आ रहे थे त्यागी जी के, वो अमूमन ज़्यादातर वो उनके अपने स्तर के थे, परंतु एक बात तो निश्चित तौर पर साफ बनता ही है किसी भी एनालिस्ट के लिए या किसी भी जर्नलिस्ट के लिए या किसी के लिए भी, कि अगर ये बयान उनके इधर पिछले लंबे समय से अपने हिसाब से आ रहे थे तो पार्टी तो इसे देख रही थी, पार्टी के लोग भी इसे देख रहे थे। कहीं भी किसी सीधे नीतीश कुमार नहीं बोलते, लेकिन कहीं दूसरे स्तर के उनसे नीचे के स्तर के नेता कुछ तो इस पर विरोध करते, तो ऐसा तो दिखता नहीं था। तो अब ये सब तो है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश है कि अगर त्यागी जी वैसे काफी रेस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन हैं, जनता दल यू में भी, और बाहर के लोग भी उन्हें काफी सम्मान भी देते हैं, और अगर वो कोई अपने लिए दूसरा रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी कठिनाई उन्हें होगी। वह यह कि बाहर के अगर वो जाते भी हैं तो वो ग्राउंड स्तर के तो नेता कभी रहे नहीं हैं, बाहर भी जाएंगे तो ग्राउंड स्तर के नेता के रूप में तो नहीं जा पाएंगे, वहाँ कुछ कंट्रीब्यूट तो उस तरह से नहीं कर पाएंगे। हाँ, स्पोक्स पर्सन के रूप में दूसरे जगह भी ये खप सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उस हिसाब से तो अभी जिस तरह से इनके बयान आ रहे हैं उसमें इंडी में ज़्यादा बेहतर खपेंगे, यह बात भी सच है। पता नहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, ये सब कई सवाल जरूर निश्चित तौर पर खड़े करता है। अब ये है कि अभी त्यागी जी को इस तरह से जो अभी हटाया गया है, निश्चित तौर पर जो संदेश जनता में जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इनर सर्किल में जो बातें सामने आ नहीं पाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा यह समझने के लिए कि एक्चुअली अंदर खाने चल क्या रहा है। और अब उसी में चिराग पासवान जी का भी मसला आया है। तो मुझे लगता है कि जब संवित सरकारें चलती होती हैं तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं, और उस तरह की स्थिति बनने का फायदा लोग इसलिए देखती हैं कि उसमें वो दोनों ऑप्शन अपने लिए खुला रखती हैं कि जिधर की भी सरकार बनेगी उनके लिए पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो अभी तो संवित सरकार है, अब ये 10 साल तक तो ठीक है, एक मेजोरिटी सरकार चली, और इसके बाद अभी जो स्थिति आई है यह कोई नई स्थिति नहीं है। अब वैसे भी 240 सीट लेकर के अगर बीजेपी चल रही है तो ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना नहीं हो गई है भारत की राजनीति में। 140 पर कांग्रेस ने सरकार चलाया है, तो और पूरा का पूरा टर्म चला है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी या भाजपा नहीं चला सकती है, उतनी काबिलियत तो इन लोगों में है। इसलिए वो समस्या तो किसी भी सूरत में नहीं है। न चिराग पासवान भी अगर पार्टी खेमा बदलना चाहेंगे तो वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान होंगे लोग। लेकिन हाँ, अगला जो असेंबली इलेक्शन है, सारी तैयारियां मुझे लगता है उसे ध्यान में रख करके किया जा रहा है, और किसी भी सूरत में भाजपा नीतीश कुमार जी को खोना नहीं चाहेगी। नीतीश कुमार जी के टर्म पर ही बिहार में राजनीति भाजपा करेगी, यह बिल्कुल अभी साफ दिखता है। और उसमें भले ही उनके पास 12 सीटें ही हों लोकसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिहार के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भाजपा के लिए एक बड़ी पूंजी है, और जो एक लंबे समय से बने हुए भी हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ चिराग पासवान को ज़्यादा कॉशियस चलना चाहिए था, लेकिन अब वो तो पॉलिटिशियन है, वो बेहतर समझ रहे होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी ओर से कुछ गलतियां हो रही हैं, और वो भी दोनों रास्ता ओपन रखना चाहते हैं। और एक तरफ हनुमान भी कहते हैं प्रधानमंत्री के। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह से राजनीति कोई बड़ी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जो पार्टी जिसका अपना कद बहुत छोटा है, और वैसे भी ये मतलब जिनका अपना वोट बैंक
4 से 5% और 6% के बीच रहता है। देखिए वही स्थिति तो है। आप चाहे नीतीश कुमार का यूएसपी बहुत बड़ा हो गया है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी उनकी बात अगर हम हटा दें तो चाहे आप और भी देख लीजिए, जो बिहार में ही हैं जिनकी उनका वोट परसेंटेज कम है, वो मेजर पार्टी को अगर अवरुद्ध करके या उनसे रिलेशन खराब करके चलना चाहेंगे तो रामविलास पासवान जी को भी उससे नुकसान हुआ था और चिराग पासवान जी को भी होगा। उन्हें एक किसी मेजर साइट के साथ रहना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी ओर से थोड़ी गलती हो रही है और उसका खामियाजा वो जल्दी ही भरने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो तुरंत उन्होंने भरपाई भी करनी शुरू कर दी है। लेकिन त्यागी जी का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इसमें सब कुछ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि अभी मेरे लिए तो यही समझ में आ रही है बात कि कुछ न कुछ ये दोनों रास्ता जनता दल यू भी ओपन रखना चाहती है। उसने भाजपा को एक आपको मैसेज दे ऐसा दिया। लग रहा है कि जनता दल यू ओपन रखना चाह रही है? अनुपम मिश्रा जी, जनता दल यू ओपन रखना चाह रही है, जबकि मेरी जानकारी में ऐसा है नहीं। जनता दल यू ओपन रखना चाहती तो मैं आपको यह बता दूं कि 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी थी और दोनों साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय केसी त्यागी का कद कम हुआ था, केसी त्यागी का कद बड़ा नहीं हुआ था। अभी फिर जब 2022 में ये लोग साथ आए थे तो केसी त्यागी कंफर्टेबल नहीं थे, मैं आपको ये बता सकता हूं, ये मैं पुख्ता तौर पर जानता हूं। लेकिन अब केसी त्यागी क्यों इस तरह का बयान देने लगे? शायद केसी त्यागी का मूड बदल रहा होगा, लेकिन मुझे यह पता है कि ललन सिंह को अच्छा नहीं लग रहा था, संजय झा को अच्छा नहीं लग रहा था, विजय चौधरी को अच्छा नहीं लग रहा था। संजय झा और नीतीश कुमार की बात हुई, फिर संजय झा ने पहले फोन किया और तब केसी त्यागी ने कहा कि वो नीतीश जी से बात कर लेंगे। केसी त्यागी का फोन नहीं गया तो फिर नीतीश जी का फोन आया और उनको फरमान सुना दिया गया कि आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता से हट जाना है। ये सच है, अभी भी वो जेडीयू में हैं। मैं आपसे एक अनुपम जी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अपने आप को हनुमान कहने वाले चिराग के सुर क्यों बदल रहे हैं? क्या पुराने समय में जो चिराग के साथ हुआ और चिराग को जो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री से वो मदद मिलेगी, वो मिला नहीं, इसलिए अब चिराग को लगता है कि उनके 5 एमपी इंपॉर्टेंट है और इसलिए चिराग भी अपना सुर बदलने लगे? जब बीजेपी ने उनको ये बताना शुरू किया कि ये मत समझो हम कमजोर हैं, तब फिर से चिराग थोड़े माइल्ड हुए हैं। पर चिराग जो अपने को प्राउडली हनुमान बताते थे, उनको क्या अलग चीज दिखाई पड़ रहा है जिस वजह से वो कई सारे ऐसे मुद्दे पर बड़ा आगे बढ़कर के बयान दे रहे हैं? घटक दलों के बीच में भी ये बात हो सकती थी, एनडीए की मीटिंग में भी वो दबाव बना सकते थे, लेकिन सड़क पर आकर के इस तरह के बयान देने का मतलब क्या था? चिराग की पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले चिराग बार्गेन करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी पार्टी के लिए लेना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह का रुख अपना रहे थे? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। चिराग पासवान के पास पंकज जी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। उन्हें मालूम है कि तेजस्वी यादव के उदय के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ के किसी युवा नेता की कोई जगह नहीं बचती, फिर वो भले ही कन्हैया कुमार जैसा एक नॉन एंटिटी क्यों ना हो। कन्हैया कुमार जो अपने आप में कुछ है ही नहीं, उनका कोई बेस ही नहीं है, लेकिन जब उनको बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको बिहार छोड़ना पड़ा, तो चिराग पासवान तो फिर भी एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और उनका अपना एक थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बेस भी है, तो उनके पास वो वाला रास्ता फर्मली बंद है। उनके पास नीतीश कुमार वाली सुविधा नहीं है कि उधर भी चले जाएं इधर भी चले जाएं पलटते रहें। उन्हें मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल में और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़कर उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्प ही नहीं है उनके सामने। जो वो हनुमान बने हुए हैं वो कोई राम की भक्ति में नहीं है, अपनी राजनीति की मजबूरी में बने हुए हैं पंकज जी। तो ठीक है, वो भी ठीक है, वो राजनीति उनकी अपनी जगह है। एक मुस्लिम वोटों का मिथ भी ऐसा है
जो लोगों को तमाम मौकों पे तमाम तरह के स्टैंड लेने के लिए विवश कर देता है। हालांकि 2024 में ये मिथ बड़ी बड़ी मात्रा में बड़ी जिसे कहते हैं बड़ी हर जगह टूटा है तकरीबन, लेकिन फिर भी अभी एक मिथ मौजूद है जिसको लेकर लोग अपनी अक्सर राजनीति में कुछ ऐसे बयानों का छौंकना लगाते रहते हैं जिससे उनका सेकुलरिज्म जिंदा रहे। और वो आप इसको ध्यान दे दें कि वो तमाम उनके जो बयानात आते हैं, SC ST वाला जो सुप्रीम कोर्ट पे वर्गीकरण वाला मामला था, इसे छोड़ दिया जाए तो सारी जो बयानात आते हैं, चाहे वो KC त्यागी हो या चिराग पासवान हो, वो अक्सर करके कम्युनल इश्यूज पे भी बयान आते हैं। मुझे याद है वो KC त्यागी जो पहला बयान दिया था जब यह गठबंधन शुरू हुआ, और उन्होंने कहा जब तक साहब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम सरकार को मुसलमानों के खिलाफ अभियान नहीं चलाने देंगे। इसका क्या मतलब है? जब तक KC त्यागी नहीं थे, सरकार मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रही थी, नहीं चला रही थी, KC त्यागी तो यही कह रहे हैं ना। तो इन लोगों के फिर वो उस अभियान से लेकर और इजराइल तक इनके ज्यादातर इश्यूज कुछ ऐसे होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी से टकरा रहे हैं। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को इस बात का पूरा अंदाजा है कि साहब अभी जिस तरह उनको एक सक्सेस मिली है, वो केवल अकेली उनकी सक्सेस नहीं है। उनको इस बात का भी अंदाजा है कि अभी वो एक लंबी रेस का घोड़ा अपने आप को मानते हैं, मुझे भी लगता है वो हैं। ऐसे में उनको सीधे सीधे बीजेपी से टकरा कर, और दूसरी तरफ जहां तेजस्वी यादव खड़े हैं, जहां उनकी कोई जगह ही नहीं बचती, तो जैसा कि मैंने कहा कि चिराग के पास बहुत ऑप्शन नहीं है पंकज भाई। अब ऐसे में जब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे रुष्ट हो रही है या उनके अलावा विकल्प तलाश रही है, तो वो फिर से हनुमान जी की गदा उठा लेते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं पंकज भाई। उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन क्या जो अभी पिछले दिनों का डेवलपमेंट है डॉक्टर संजय, क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी दबाव की राजनीति करने वाली नहीं है, बीजेपी दबाव में आने वाली नहीं है? इसको इस तरीके से देखा जा सकता है क्या? और बिल्कुल देखा जा सकता है। और KC त्यागी तो UCC को लेकर के भी विरोध में खड़े थे, लेटरल एंट्री को लेकर के विरोध में खड़े थे, जो भी सरकार के मुद्दे थे। ठीक है, आपकी सेकुलर छवि हो, लेकिन आप ही के पुत्र अमरीश त्यागी किस पार्टी में हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो भी रणनीतिकार माने जाते हैं। और उनसे भी जब पूछा गया था, जब वो शामिल हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, कि भाई आपके पिताजी तो समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, विचार तो अलग अलग हो सकता है, पिता कोई और धारा के हो सकते हैं, पुत्र की धारा कोई और हो सकती है। तो KC त्यागी को क्या ये समझ नहीं थी कि ये गठबंधन में आपको गठबंधन धर्म का भी निर्वहन करना होगा? ठीक है, आप सेकुलर बने रहिए, आपके सेकुलरिज्म से कौन समझौता करने के लिए कहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो अपना एक एजेंडे पर काम करती है। अब UCC उनकी एक प्रायोरिटी है, आप उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इजराइल की पॉलिसी पर भारत क्या तय करेगा, ये आप तय करेंगे या देश का नेतृत्व तय करेगा या देश की सरकार तय करेगी? अब उनके गठबंधन में विपक्ष तो विरोध करने के लिए विरोध करेगा, विपक्ष को तो जो भी नीतिगत निर्णय होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विपक्ष खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप गठबंधन में हैं और हर नीति पर आप खड़ा हो जाते हैं और विरोध में। जातीय जनगणना पर तो KC त्यागी जी ने जितना मुखर होकर के बोला है, उतना तो राहुल गांधी जी भी नहीं बोले हैं। इस बात को लेकर के ललन सिंह और संजय झा, जो आप बता रहे थे, दोनों के सुर एक हो गए। और ललन सिंह का आप देखिए गेस्चर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, किस तरह से बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़े दिखते हैं, बीजेपी के स्टैंड के साथ वो खड़े। वक्फ बोर्ड पर ठीक है, पार्टी का स्टैंड बाद में समझाने के लिए लोगों को बुलाया गया, लेकिन ललन सिंह ने पार्लियामेंट में तो खुल करके बोला वक्फ कानून पर कि हाँ, अगर गड़बड़ियां हैं तो उसको संशोधन करके ठीक करने में क्या बुराई है। तो अगर आपके स्टैंड एक गठबंधन के एक साथी के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ जाता है, तो पार्टी से पहले पूछा जाएगा कि भाई क्या ये क्या कर रहे हैं, क्या KC त्यागी जी का व्यक्तिगत बयान है या पार्टी का लाइन है? और संजय झा और ललन सिंह ने साफ कहा कि नहीं, पार्टी का लाइन नहीं। तब जाकर के नीतीश कुमार जी का भी इशारा हुआ और परिणाम सामने है।
चिराग पासवान तो स्वतंत्र ही है निर्णय लेने के लिए, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से एक्शन लिया, पारस जी का जो ऑपरेशन शुरू हुआ और वो ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चिराग पासवान ने दुहाई देना शुरू कर दिया कि जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं चिराग अलग कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक ऑपरेशन वो देख चुके हैं, दूसरे ऑपरेशन को करने में भी बीजेपी को बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि क्या बीजेपी दबाव में रह करके सरकार नहीं चलाना चाहती है, बिल्कुल नहीं चलाना चाहती है। वो चाहती है, क्योंकि अगर वो दबाव में आकर के हर स्टैंड पर वो बैकफुट पर चली जाएगी तो फिर उनकी राजनीति आ जाएगी। इस राजनीतिक क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए तो बीजेपी को अपने स्टैंड पर रहना होगा और गठबंधन के लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि हम उनके हर स्टैंड के खिलाफ में जाएंगे तो बीजेपी एक लेवल तक ही समझौता करेगी, लक्ष्मण रेखा जैसे ही क्रॉस करेंगे बीजेपी फिर वो अपना अलग रुख अख्तियार कर लेगी। और बिल्कुल प्लान बी तो होता ही है ना, अगर उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं है तो क्या बीजेपी को नहीं पता है कि चिराग कब क्या करेंगे, नीतीश कुमार जी और तेलुगु देशम पार्टी कब क्या कर लेगी। तो ये प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब उनके पास होगा, सार्वजनिक वो नहीं करते हैं। तो अभी तो एक स्टैंड लेकर के उन्होंने दोनों को इशारा कर दिया, चिराग पासवान जी को भी और इधर केसी त्यागी जी को तो कहा ही गया कि भाई अब पद छोड़ दीजिए, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चलिए, ये बात तो आपने कह दी। मैं चाहूंगा कि आशुतोष जी से ये सवाल करूं। आशुतोष जी, ये बताइए कि पशुपतिनाथ पारस से अमित शाह की मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ ये चिराग को डराने के लिए था या पशुपतिनाथ पारस के लिए एनडीए में कोई जगह है, उनको किसी न किसी तरीके से एनडीए में प्लेकेट किया जाएगा, उनको कोई ना कोई जगह दिया जाएगा ताकि चिराग को संतुलित रखा जाए? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चिराग पासवान ने पिछले समय में एक बड़ा दबाव बनाया एनडीए के भीतर और उन्होंने 5 सीटें जीतकर भी लाई थी और भाजपा को ऐसा लग रहा है कि बिहार में चिराग पासवान ही लोजपा के असली नेता रहेंगे। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ तो फिर भाजपा ने अब सोचा कि हमें भी दबाव की राजनीति करनी है। लेकिन इससे पूर्व हम लोगों को ये मानना होगा कि पशुपति पारस जी को कुछ न कुछ भाजपा जरूर देती। उन्हें कहीं राज्यपाल बनाया जाना था, ऐसा उन्होंने भी इशारों में कहा था। लेकिन चूंकि चिराग पासवान ने खासा दबाव बनाया, इसीलिए उनको उस परिस्थिति में नहीं लाया गया। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनका जो सरकारी आवास था जहां पे लोजपा का कार्यालय संचालित होता था, उसको लेकर भी एक चिट्ठी जारी की गई बिहार सरकार के तरफ से कि उस आवास को खाली करवाया जाएगा। उसको लेकर भी काफी हाय तौबा मची। तो ये सब चिराग पासवान ने अपने दबाव की राजनीति को लेकर किया। लेकिन अब चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री बनने को लेकर कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं तो वहां भी वो कुछ सीटें, मतलब कुछ गठबंधन में सीटों को झटकने के लिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। इन सब के बीच में भाजपा ने भी एक बड़ा दांव खेला और वो उन्होंने फिर से पशुपति पारस को अपने साथ लाकर खड़ा किया। लेकिन अब भविष्य में ऐसा लगने लगा है कि चिराग पासवान को शांत रखने के लिए भाजपा भी एक रणनीति के तहत हो सकता है कि पशुपति पारस को भी कहीं ना कहीं सेट करे। इसी खलबलाहट में, इसी खलबली में, इसी बौखलाहट में फिर तुरंत चिराग पासवान जाकर फिर गृह मंत्री से मिलते हैं। लेकिन अब भाजपा भी वो भाजपा नहीं है जैसा मैं आपको कह रहा हूं। चलिए, ये बात आपने बहुत साफ कर दिया। अब मैं चाहूंगा अजय जी से मैं पूछना चाहूंगा, अजय जी, क्या आप विधानसभा चुनाव तक एनडीए को एक साथ देख रहे हैं? क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए एकजुट रहेगा और उसमें कुछ सीटें पशुपतिनाथ पारस को भी मिल सकता है, या चिराग पासवान कुछ अलग स्टैंड ले सकते हैं? क्योंकि जेडीयू ने केसी त्यागी को हटा करके एक बात तो साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनडीए में कुछ और खटपट आपको दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल मैं चाहूंगा छोटा आंसर दें, और दूसरा सवाल, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 साल से इस 15वें साल में अपने तीसरे कार्यकाल में अलग दिखेंगे, क्योंकि उन पर दबाव होगा बहुत सारे घटक दलों का जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से
बिल्कुल अलग चलती है, साथ है लेकिन उसकी आइडियोलॉजी कुछ मुद्दे पर बिल्कुल अलग है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि पंकज जी आपने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगले असेंबली चुनाव तक तो किसी भी रूप में मुझे नहीं लगता है कि एनडीए टूटने वाली है, क्योंकि मैं अगर टूटने की संभावना कहीं से दिख रही थी तो वो इधर अचानक से इन्होंने ही वो अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षा, जो मुझे लग रहा है कि वो एक लंबे समय से चल रही है जब से वो राजनीति में आए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कम से कम उन लोगों के द्वारा कि रामविलास पासवान जी मुख्यमंत्री जरूर बन सकते थे, और अगर वो उस तरह का उनका स्टेचर था, तो अगर वो नहीं बन पाए तो उसकी भरपाई वो कम से कम कर पाए, वो टारगेट उनका वहां तो निश्चित होगा, और कुछ वैसा ही वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन वह भी तभी संभव हो पाएगा कि भाजपा अगर उन्हें यह चाह ले कि उन्हें वह मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, तभी यह हो पाएगा, और वह भी थोड़ा कठिन होगा। तो यह तो साफ, उस हालत में चिराग पासवान जी उन्हें छोड़ेंगे नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, अगर वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन होंगे, जहां तक मुझे लगता है। और बीजेपी अगले चुनाव तक तो अपना जो टीम है वह तो लेकर निश्चित तौर पर चलेगी, बल्कि कुछ लोग जो उनके साथ नहीं रहे थे उन्हें भी लाने की कोशिशें होंगी। अब देखिए, कुशवाहा जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को किस तरह से आखिर अगर उन्हें थोड़ा सा कष्ट हुआ था तो उसका भी निवारण हुआ है, और उसका निवारण होता रहेगा आगे। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग बिल्कुल, रहा है। आपने कह दिया। डॉक्टर संजय, छोटा आंसर, आपको क्या लग रहा है चिराग को कल अमित शाह ने क्या कहा होगा, क्या मैसेज दिया कि चिराग के सुर बदल गए? बिल्कुल नहीं, मैसेज उन्होंने दिया होगा कि आप रहिए स्थिर के से एनडीए के साथ, आप भविष्य हो सकते हैं बिहार के, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि 5% पासवान के वोट से चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे जब तक एनडीए नहीं चाहेगी, और खास करके भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी। तो अमित शाह जी ने उनको समझाया होगा कि आपका लंबा कैरियर है, अभी आप इतनी हड़बड़ी में मत रहिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, और आपको मैं पसंद करता हूं, प्रधानमंत्री जी आपको पसंद करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में कोई वैसे बातें न कीजिए जिसकी वजह से गठबंधन में किसी भी तरह का एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन उत्पन्न हो। चिराग पासवान ने कहा होगा कि हाँ, एक चीजें मैं भूल गया, मैं इससे बचना चाहता हूं। अनुपम जी, छोटा आंसर, क्या आपको लगता है कि चिराग बीजेपी से अलग हट सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का सपना है उनका? क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है? और दूसरी बात कि कहा यह जाता था कि बीजेपी को दिक्कत जेडीयू और टीडीपी से होगी, लेकिन अभी हाल के दिनों में चिराग ज्यादा दिक्कत कर रहे थे। ऐसा क्या अमित शाह ने कहा कि चिराग फिर से सही शब्द बोलने लगे, उनके सुर बदल गए? और इस एज के पॉलिटिशियंस अक्सर करके कम समय में ज्यादा फासला तय करना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी में होते हैं। चिराग में भी वो जल्दबाजी नजर आ रही है, लेकिन जैसा डॉक्टर संजय कह रहे हैं, जब उनको समझाया गया होगा कि भाई तुम लंबी रेस के घोड़े हो, तुम इस तरह जल्दी आओ नहीं। वैसे भी उनको मुख्यमंत्री कौन बनाने जा रहा है? लालू यादव बनाएंगे उनको मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बनाएंगे उनको मुख्यमंत्री। अगर कभी उनका छीका फूटा भी तो वो भाजपा के कंधे पे ही चढ़ के होगा ना। इसके अलावा तो उनके पास, जैसा मैंने भी आपसे कहा, कि चिराग के पास कई विकल्प है नहीं। वो नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं, वो 3% वोट से 15 साल से काबिज है। तो ऐसे में चिराग पासवान, बहुत ज्यादा ऑप्शंस उनके पास नहीं है। एक जवानी का जोश है जिसमें उनको आप कई सीमाओं का अतिक्रमण करते देखते हैं, लेकिन जब बुला के समझाया गया होगा, वो भी शीर्ष नेतृत्व से, तो चिराग को बात समझ में आ गई। कम से कम अभी ऐसे ही प्रतीत होता है पंकज। बिल्कुल, चलिए, प्रतीत होता, और शायद यही वजह है कि चिराग पासवान के स्वर भी बदल गए और केसी त्यागी की जगह राजीव रंजन प्रसाद राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हो गए। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी की तरह बीजेपी के अन्य घटक दल भी एनडीए को मजबूत देखना चाहते हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसके प्रयास में लगे हुए हैं। बिहार की बात में आशुतोष जी आपका, अनुपम जी आपका, अजय कुमार झा आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।